आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, खित्ते की कहानी इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां बातचीत और बदएतमादी एक साथ चल रही है। एक तरफ पैगामात का तबादला है, शराइत में नरमी की खबरें हैं और राब्तों की डोर को मजबूत करने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी जानिब अदम इत्मीनान की आवाज़ें भी सुनाई देती है। कहीं दावा है कि हालात संभल रहे हैं तो कहीं नए खदशात सर उठा रहे हैं। क्या ये सिलसिला वाकई किसी ठहराव की तरफ बढ़ेगा या फिर ये रास्ता मजीद पेचीदा हो जाएगा? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मुल्क के अंदर सियासत का मंजर इस वक्त एक भरपूर हलचल का अक्स पेश कर रहा है। सड़कों पर आने के ऐलानात है, क़यादत के साथ वाबस्तगी के दावे हैं और साथ ही कानून और इदारों की बात भी की जाती है। कोई से अवामी आवाज़ कहता है, कोई से दबाव की सूरत में देखता है। हर तरफ बयानात, वजाहतें और रद्द-ए-अमल का एक तसलसल है जिसने फ़ज़ा को गर्म कर रखा है। अब देखना यह है कि यह तहरीक किस रुख चलती है और इसका अंजाम किस सूरत निकलता है। नाज़रीन, प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे मईशत की। मईशत का हाल एक ऐसे बोझ की तरह महसूस हो रहा है जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। ईंधन की कीमतों में इजाफा हो या रोजमर्रा अशिया की महंगी होती फहरिस्त, आम आदमी के लिए जिंदगी मजीद मुश्किल बनती जा रही है। आलमी हालात का असर भी शामिल है और मुकामी फैसलों की गूंज भी सुनाई देती है। अदाद शुमार अपनी जगह, मगर असल तस्वीर वो है जो हर घर के खर्च में नजर आती है। और यही आज सबसे बड़ा सवाल बन चुका है कि इस दबाव से निकलने का रास्ता हो सकता है। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जिनमें सगीर चौधरी साहब, डॉक्टर बशारत और किरण खान हमारा साथ देंगे। और इसी के साथ हमें ज्वाइन करेंगी सायरा बानो, रहनुमा GTA। बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए। सगीर चौधरी साहब, इस वक्त प्रोग्राम का आगाज सर मैं आपसे करना जा रही हूँ। सर, अमरीकी अखबार ने एक दावा किया है कि ईरान ने नाकाबंदी के फौरी खात्मे की शर्त से दस्तबरदारी और पाकिस्तान में मुज़ाकरात की पेशकश की है। क्या आप समझते हैं कि ईरान की इन नर्म शराइत के पीछे मौशी दबाव है या फिर ट्रंप इंतजामिया को इंगेज करने की एक नई हिकमत अमली जो है उसकी तरफ एक इशारा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आकाशा। देखें, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मसाइल का शिकार हो चुके हैं। उनके जो 60 रोज़ की एक मुद्दत थी जंग को तवील दौराने तक जारी रखने की, वो ख़त्म हो चुकी है। पहले भी उन्होंने कांग्रेस से इजाज़त नहीं ली थी जंग को जारी रखने से मुतल्लिक, तो अब वो बाकायदा अगर जंग जारी रखना चाहते हैं या फ़ौज को वापस भेजना लेके आना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो कांग्रेस से इजाज़त लेंगे। अगर नहीं होगी तो चूँकि ये ग़ालिबन 1973 में ये कानून बना था और उस वक्त से ये लागू है, लेकिन अगर वो वायलेशन करते हैं इसकी, जो कि वो करते आ रहे हैं कानून की, तो वो पासदारी करते नहीं हैं। वो कहते हैं कि मैं आई एम द किंग और मैं जो चाहता हूँ वो होता है, तो फिर डेफिनेटली वो कर गुजरेंगे। और अब उन्होंने जो एक रात मीडिया टॉक की है उसमें जो उनको तजावीज़ मिली हैं पाकिस्तान के ज़रिए, ईरान ने 14 तजावीज़ दी हैं, उसमें बेसिक मकसद तो ये है कि वो इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं ईरानी क़यादत के जो आबना हुर्मुज़ है उसको खोला जाए। क्योंकि आबना हुर्मुज़ जो नहीं खोलेगी तो पूरी दुनिया की मईशत का पहिया जो है वो इस वक्त सुस्त हो गया है और फिर भी बंद भी हो जाएगा। तो इसलिए वो कहते तो ठीक हैं कि वो नेवल ब्लॉकेट ख़त्म कर दें, ये नाकाबंदी ख़त्म कर दें और उसकी वो पुरानी हैसियत उसको बरकरार रखा जाए, तो फिर तो बात बड़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। अब उन्होंने कहा जी कि अब ये ईरान पर मुनहसर है कि वो डील चाहता है या अपनी हमेशा के लिए तबाही चाहता है। उन्होंने बड़ा एक जुमला, तारीखी जुमला बोला है कि ईरानी का जो उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया जाए या वो फिर डील कर ले। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। तो दूसरी तरफ ईरानी क़यादत जो है वो भी अपने मौक़िफ़ पे बिल्कुल डटी हुई है। उनका कहना है कि ये एक तरफ धमकियाँ और इस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं, तो इन थ्रेट्स में और धमकियों में मुज़ाकरात का अमल जो है वो जारी नहीं रह सकता। डोनाल्ड ट्रंप को पहले इन धमकी अमेज़ पैगामात को ख़त्म करना होगा और जिस तरीके से एक मुज़ाकरात का अमल शुरू होता है और सफारती तरीक़ेकार है, उसके तरीके से ही ये तरीका जो है वो मसले का हल हो सकता है। इस्माइल बकाई वो कह चुके हैं कि पाकिस्तान ही सालिस है और उन्होंने ये वाज़ह किया, चूँकि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा कुछ मुफक्रीन और बहुत ज़्यादा तज्ज़िया निगार जो है इस पर बहस मुबासा कर रहे थे बगैर इंफॉर्मेशन के कि पाकिस्तान की पोजीशन अब वो नहीं रही या शायद खुदा न खास्ता ये हो गया वो हो गया। तो उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में कह दिया इस्माइल बकाई ने कि पाकिस्तान ही सालिस है। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने भी कह दिया कि पाकिस्तान की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ और सालिस पाकिस्तानी है और उसके ज़रिए ही जो है वो मुझे तजावीज़ मिली हैं। तो अब सूरत हाल जो है वो अब पूरी तरह से जो कहते हैं ना बाल, वो अब ट्रंप के कोर्ट में है। और ट्रंप इस वक्त एक तरफ ये कह रहा है कि जी आप बनाए ट्रंप,
देखे ना, उसने उसका नाम आपने ट्रंप रख दिया। ये देखें एक अजीब मंतक है, एक हर रोज़ उनकी मीडिया टॉक में कोई एक अजीब सी मंतक आ जाती है। रात को एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था कि आप ये बताएं कि जो पाकिस्तान है उसने जो ज़मीनी रूट्स हैं वो ईरान के लिए खोले हैं, तो आपकी इसकी खबर है? तो उसने कहा है मुझे खबर है, आप पाकिस्तान से हैं? तो उसने कहा जी नहीं, मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ, अमरीकी हूँ। तो उसने कहा, फिर उस जवाब में कहा कि पाकिस्तान की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। तो मतलब तो ये है कि चीज़ें जो हैं वो बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए बहुत अच्छे तरीके से आगे चल भी रही हैं। लेकिन अगर सूरत हाल यही रहती है तो बेरोज़गारी की सूरत हाल अब इजराइल में भी शुरू हो चुकी है। इजराइल में एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, 5,50,000 से ज़्यादा अफराद इस वक्त बेरोज़गार हो चुके हैं। 16% से ज़्यादा जो है वहाँ पर बेरोज़गारी जो है वो उसकी शरह है। इस वक्त इजराइल की बात कर रहा हूँ, जो कि जंग छेड़ के बैठा हुआ है और कहता है कि मेरे पास मईशत का, दुनिया की मईशत का पहिया है। उसके जो अपने लोग हैं वो बेरोजगारी का शिकार हैं। अमेरिका में महंगाई है। जी आप मतलब ओवरऑल अगर पूरी दुनिया की बात करें तो तमाम ममालिक जो है उन सभी का ये हाल है। तो इस पर अलग से बात करेंगे सकीर चौधरी साहब। डॉक्टर बशारत, ईरान की जो 14 निकाती तजावीज़ है उसमें जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को बातचीत से हम देख रहे हैं कि कब से, मतलब डे फर्स्ट से हम देख रहे हैं कि उसने इस चीज़ को बाहर रखा हुआ है, मतलब एक साइड पे रखा हुआ है। जब ट्रंप का बुनियादी मुतालबा जौहरी हथियारों का खात्मा है, तो क्या इन दो अहम निकात के बगैर कोई भी डील जो है इन दो ममालिक में हो सकती है? जी अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत सही नुक्ता उठाया है और बिल्कुल नहीं हो सकती। ये ईरान की मैं समझता हूँ खाम ख्याली है कि अगर वो समझता है कि न्यूक्लियर जो इशू है उसको बाहर रख कर और उसके तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, तो आप ये देखें ना कि ट्रंप का और उसके बाकी कैबिनेट का, उसके वज़ीर जंग का, सबका मुतालबा, जो यहाँ पर आए थे वाइस प्रेसिडेंट, सबका मुतालबा यही है कि ईरान जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करे और न्यूक्लियर जो फ़ौजी प्रोग्राम है जिसमें कि बम बनाया जा सकता है, और उसके अलावा जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले करे, या फिर ये कि ईरान ये भी मुज़ाकरात कर रहा था कि वो किसी तीसरे मुल्क के हवाले करे। तो अगर ये चीज़ें आप जो है वो कहते हैं कि ये बाद में डिस्कस होंगी, पहले आप ना हरमस को खोलें और उसकी ब्लॉकेट बंद करें और बाकी जो है 14 मुतालबात है वो माने, तो मैं नहीं समझता कि होने जा रहा है। ईरान को ये भी समझना चाहिए कि कल ही प्रेसिडेंट ट्रंप को एक ब्रीफिंग दी गई है पेंटागन की तरफ से, जिसको उनके जो एक अखबार ने रिपोर्ट भी किया है, बाकी दुनिया का मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि ब्रीफिंग ये दी गई है किस तरीके से ईरान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स करके, बहुत ज़्यादा बमबारी करके और टारगेटेड बमबारी करके ईरान को जो है वो सरेंडर पर मजबूर किया जाए कि वो आकर जो है बैठे नेगोशिएशन टेबल पर। तो ईरान को की इजाजत लेने सर वो 60 दिन के अंदर लेना इजाजत होती है। उसने 60 दिन का मैं दोबारा जंग के लिए तो दोबारा इजाजत लेनी पड़ेगी। बता रहा हूँ ना आपको जी सर, उनके वजीर जंग ने कांग्रेस को बताया है कि हम जिस तारीख से सीज़ फायर कर चुके हैं तो जंग बंद हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि ये एक सुपर पावर है, उससे कोई बईद नहीं है। उसने ये जो बमबारी करनी है, सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी है, एक बहुत बड़ी फोर्स के साथ करनी है और 24 घंटे में ख़त्म कर देनी है। तो वो कोई उसको ना कांग्रेस रोकेगी, ना कानून का सामना करना पड़ेगा उसको, ना दुनिया का कोई और उसको ताकत रोक सकती है। तो ईरान को ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए। और इतनी ज़्यादा तबाही ईरान की कर चुके हैं इसराइल भी और अमेरिका भी, ये चीज़ भी है। पाकिस्तान पूरी जी मैं अपनी बात ख़त्म करूँ जी सर। पाकिस्तान जो है पूरी कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने पूरी कोशिश की है, वहाँ गए हैं 3 दिन ईरान में रहे हैं, उनको समझाया है कि किस तरीके से इन मुज़ाकरात की ज़रूरत है और इसमें ईरान का कितना फ़ायदा है। और उसके बाद इन मुज़ाकरात के अगर मान जाता है ईरान कि वो न्यूक्लियर इशू के ऊपर भी मुज़ाकरात करे, तो मैं समझता हूँ कि ये उनका वाइस प्रेसिडेंट दोबारा आ जाएगा, तो यहाँ आकर ये मुज़ाकरात होकर ईरान के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं वो भी नरम की जाएंगी। ईरान के जो एसेट्स फ्रीज़ हुए हुए हैं अमेरिका में और बाकी मुल्कों में, उनको भी जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा। उसके बाद जो पाकिस्तान तक ईरान को इस वक्त लचक कहाँ दिखानी चाहिए? लचक दिखानी चाहिए न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। अगर वो इसको कहता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मैं बात अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा, तो प्रेसिडेंट ट्रंप उसकी ये बात रिजेक्ट कर चुके हैं। उनका बयान आ चुका है कि मैं ये बात उसके जो उसने मुझे तजावीज़ भेजी हैं मैं उनको रिजेक्ट करता हूँ, मैं उनको एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो ऑलरेडी देखें, इस तरीके से इसको लिंगर ऑन करने का फ़ायदा नहीं है। ये इंतहाई ज़ालिम लोग हैं,
इसराइल भी तैयारी कर रहा है दूसरी तरफ ईरान पर हमला करने की, वहाँ पर भी जो है तैयारी है। तो ये दोनों मिलकर एक फाइनल ब्लो जो है वो ईरान पर देना चाहते हैं। इससे बचना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा तबाही करेंगे वो ईरान के फ़ौजी एसेट्स की, ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स की और ईरान के जो है सिविल एसेट्स की। इससे बचना चाहिए और इनको पाकिस्तान में जो नेगोशिएशन टेबल है उस पर आना चाहिए। देखिए मेरी एक बात ले लें कि अगर अमेरिका जो है वो ये कहता है कि जी न्यूक्लियर 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 उसकी उसने रट लगाई हुई है, तो मुझे बताएं कि जो पहले जंग हुई थी उसमें अमेरिका ने अपनी विक्ट्री क्या क्या कर डिक्लेयर की थी। उसने तो कहा था कि मैंने इसकी न्यूक्लियर साइट तबाह कर दी हैं और अब कुछ नहीं बचा उसके पास। ये मुनाफकत है फिर अमेरिका की, मतलब इजराइल की मुनाफकत है। फिर क्यों अपना पहले अपनी जंग की और विक्ट्री उसके आप जाहिर की और कहा कि न्यूक्लियर साइट खत्म कर दी, अब फिर वही कर रहा है। तो देखिए दुनिया पागल तो नहीं है ना, इसलिए दुनिया उसके साथ नहीं है। सर दुनिया को सब पागल बनाया जा रहा है ना, नहीं साथ उसके दुनिया साथ ही नहीं है, कोई भी साथ नहीं है। एग्जैक्टली। चले किरण इस वक्त सर फिर भी हम वही देख रहे हैं ट्रंप और अमेरिका को इस गैर कानूनी अमेरिकी सदर को इन गैर कानूनी इकदाम का फेस करना पड़ेगा अदालत से। मैं बता दूं आपको, सारी उम्र उसने सदर नहीं रहना। बिल्कुल, ये तारीख गवाह है, मैं आपको बता दूं। जी किरण, जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं डॉक्टर बिशारा साहब ने भी बात किया कि एक लचक जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ से ईरान को दिखाना पड़ेगी, लेकिन ईरान जो है वो डट के खड़ा है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ट्रंप साहब जो है वो भी इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये एक पॉइंट जो है इस पे दोनों इस वक्त खड़े नजर आते हैं। आप क्या कहेंगे? अकाशा, जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तभी हमने देखा था कि दोनों जो मालिक हैं वो आपको एक ही लेवल पे दिखाई दे रहे थे। उस टाइम पे अमेरिका जो है वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, ईरान भी नहीं था। और यही वजह थी कि 40 दिन तक ये जंग जो है वो मुसलसल जारी रही। और उसके बाद दोनों को रियलाइज़ हुआ कि ये जंग जो है प्रोलॉन्ग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, दुनिया को भी इसका नुकसान है। और ना सिर्फ मिडल ईस्ट का जो हिस्सा है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहा था, बल्कि अब तो अमेरिका को, जहाँ पे सगीर साहब ने बात की, तो अमेरिका में तकरीबन आप कह सकते हैं हमारे एक चंद दिन पहले अमेरिकन जर्नलिस्ट जो जहाँ पर आए हुए थे उनसे भी इन डिटेल जब बात हुई और बाकी भी जब लोगों से बात होती है तो वो भी यही कहते थे कि ट्रंप प्रेसिडेंट तो हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे 50-50 उनकी पोजीशन है कि 50% जो अमेरिका के लोग हैं वो ट्रंप सबको पसंद नहीं करते, 50% हैं जो कहीं ना कहीं उनके साथ हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप एक मुल्क के शहरी हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने मुल्क का साथ देना पड़ता है, तो वो इस चीज़ को लेके उनके साथ हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए उनके जो बयानात हैं वो दिन को कुछ होते हैं, ये सारी एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स भी होती हैं दूसरी कंट्रीज़ को प्रेशराइज करने की। और जहाँ पर क्योंकि सुपर पावर है तो वो सुपर पावर अब वो अगर यहाँ से स्टेज से पीछे हट जाता है तो आप ये समझिए कि उसकी जो अपनी एक पावर है और जो उसने दुनिया के ऊपर एक बिठाई हुई है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी रिट ख़त्म हो जाती है। तो अमेरिका किसी भी सूरत में नहीं चाहता, और जिस तरह के जो बयान दे रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं कि वो अपने लोगों को, क्योंकि उनके आगे इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो वो इस चीज़ को बावर करवाना चाहते हैं कि भाई देखिए मैं जंग जीत चुका हूँ और हमने ईरान को जो है बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया, ईरान घुटनों के बल आ चुका है। तो ऐसा नहीं है, आप एक मालिक को कान पकड़ कर उसको घुटनों के बल पे लाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है। देखिए 40 दिन तक अगर ईरान रिस्ट्रिक्ट जो है वो उसके ऊपर कर चुका है, उसने अपनी एक आपको पावर दिखाई है, तो आगे भी मतलब उनके पास भी आप देखें कि मिसाइल तो एक काफ़ी बड़ी तादाद में ईरान के पास अभी भी मौजूद है। और अब जिस तरीके से बात की, जहाँ पे मेरे पैनलिस्ट ने भी बात की है कि ईरान जो अमेरिका जो है अब अगर ईरान के ऊपर करता है तो वो इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक होगी जो शॉर्ट हो लेकिन इम्पैक्टफुल हो। इम्पैक्टफुल इसी तरह से होगी कि जो उनकी ऑयल रिफाइनरीज हैं, जो उनकी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, या बाकी जो उनकी मेन, देखिए किसी को भी आपने जब एक बिल्कुल बंद करना होता है कमरे में तो आप उसकी उस जगह पे वार करते हैं जहाँ से उसके लिए उठ खड़ा होना मुश्किल हो जाए। तो अब अमेरिका इस तरीके की, अब देखिए काफ़ी टाइम तो उनको भी मिल गया, गेन कर लिया था जब से आरजी जो जंग बंदी हुई है उसके अंदर, तो उसने काफ़ी ज़ाहिर सी बात है आप प्लान बनाते हैं, बैठते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखते हैं कि आपने पहले कहाँ पे गलतियाँ गुताही की, तो उसको आपको मौका मिल जाता है कवर अप करने का। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो एक तबाही हो सकती है, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि जंग जो है वो दोबारा से कंटिन्यू हो। ईरान को भी देखिए थोड़ी सी लचक तो किसी एक को तो दिखानी पड़ेगी, चाहे फिर वो अमेरिका दिखाए या फिर ईरान दिखाए। ईरान जो है ऑल्दो उस तरीके से आप देखेंगे उसने अमेरिका का बिल्कुल मुकाबला किया है, और अभी भी हो तो कहीं ना कहीं वो जो ईरानी कौम है ना वो आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग कौम है जो अपना मुकाबला भी कर सकती है, अपना दिफा भी कर सकती है, उसने करके दिखाया भी है। लेकिन अब इस स्टेज पर पहुंच के जब चीज़ें, पहला राउंड इतना कामयाबी से हो गया, सिर्फ उसमें 90% तो चीज़ें आपकी हो चुकी थी, सिर्फ और
सिर्फ ट्रंप के बयानात और इन चीज़ों की वजह से ईरान जो है वो बैकफुट पे हुआ कि भाई आप या तो बयानात दे लें या फिर ट्रंप ने मुज़ाकरात कह कर भी लें। दिया कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो पाकिस्तान भी नहीं देखिए, है। वो तो मतलब हम ये बयानात देखते रहे, ना, फिर बयानात की जंग हाँ, आपको दिखाई देती किरण, है। फिर ट्रंप उनकी ये भी अपनी कहते जो नजर आए। पार्लियामेंट है इस वक्त, तो ट्रंप के ऊपर आप अगर उनकी पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उनका अगर आप बयान आकाशा सुने तो उस दिन जो उन्होंने कहा था वो आप समझें कि बिल्कुल वहाँ के अब जो लोग हैं ना वो ट्रंप की उसके ऊपर जो है सवालात उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी फौज है, उनकी फैमिलीज हमें कॉल्स आ रही है। 37% इस वक्त मकबूलियत जो है वो ट्रंप की रह गई अमेरिका में। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और नाज़रीन, आपको बताते चले कि इमरान खान की कैद को आज 1000 दिन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। आसिफ भट्ट साहब, आपसे इस सेगमेंट का मैं आगाज़ करना चाह रही हूँ। सर, इस वक्त हम देख रहे हैं कि फाइनली 1000 दिन बाद पीटीआई के कुछ लोग जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। मतलब उनको ख्याल आ गया कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई जलसे करने चाहिए, जुलूस करने चाहिए। मतलब अगर हमें इंतशारी टोला कहा जाएगा तो फिर भी हमें कुछ ना कुछ करना है। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान मज़ीद कहते हैं कि बायनस इमरान खान का माहौल बनाया जा रहा है। ऐसी हर कोशिश को तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन जो है वो इसकी मुज़ाहमत करेगी। और इसके साथ साथ सर ये भी एक बात कि इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन का जलसे जुलूस करने का एक ऐलान जो है वो सामने है। किस नज़र से देख रहे हैं आप इसको? आकाशा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो इमरान खान है उन्होंने जिस पर इन्हिसार किया उन्होंने किसी और पर इन्हिसार किया हुआ है। यानी कि इमरान खान ने अपनी पार्टी पर इन्हिसार किया था कि मेरी पार्टी जो है वो एक तहरीक चलाएगी, जो कि खुशकिस्मती से चलाना भी शुरू हुई। उसके बाद फिर लीडरशिप तब्दील हुई, सारा कुछ हुआ। उसके बाद ये फिर ज़ीरो से आके जो है ना वो तहरीक का आगाज़ हो जाता है। अब महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो जब पहले आए थे उन्होंने कहा जी सबसे पहले हम घरों से आगाज़ करेंगे कि अपने घरों की छत पे खड़े होकर वो जो है अजानें दें। वो हुई। उसके बाद एहतजाज करें, बेशक अपनी सिर्फ गली की हद तक करें, वो हुआ। फिर उन्होंने कहा जी हम जलसा जुलूस भी करेंगे, कोई 1000 जलसा भी किया गया। उसके बाद फिर क्या है, 1000 दिन पूरे हुए हैं इमरान खान को, और उसके बाद उन्होंने नया एक शोशा छोड़ दिया जी दोबारा हम जलसे करेंगे, रैलियाँ निकालेंगे, इंतशारी सियासत। इन्होंने कुछ भी नहीं करना। महमूद खान अचकज़ई का स्टेक पर है क्या? चलो, जो पीटीआई का तो स्टेक पे है कि उनकी जो सारी जो वोटर सपोर्टर जो हैं पीटीआई के वो इमरान खान के हैं, पीटीआई के नहीं है, तो उनका तो स्टेक पे है। लेकिन जिनका स्टेक पे है वो कुछ नहीं कर रहे, तो महमूद खान अचकज़ई से ये क्यों इस तरह की इतनी उम्मीदें लगाए हुए हैं? और दूसरी बात है कि पीटीआई जो है वो कुर्बानी देने से डरती है। कुर्बानी लीडरशिप जो है वो ना आगे आती है। वो कहते हैं जी अवाम बाहर निकले, अवाम में एहतजाज करें, और जो इनकलाब होता है से व्हाट्सएप वो अंदर है, वो कुर्बानी और क्या होती है? ये पीटीआई उनका बानी अंदर है 1000 दिन से। बानी कुर्बानी दे रहे हैं ना, पीटीआई का बानी कुर्बानी दे रहा है। उसके बाद भी एक लीडरशिप है जिन्होंने ओहदे एंजॉय कर रहे हैं। बहुत लीडरशिप भी अंदर है। कौन सी बहुत लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं? जो बाहर लीडरशिप है ना उसके एक बीमार रुकन है वो भी अंदर है। लगता है चोर साहब आपको बहुत हमदर्दी है जो बाहर पीटीआई के जो एमएलएज हैं, सेनेटर्स हैं, जो एमपीएज हैं, जो वज़ीर आला हैं, जब सियासी कैदी करेंगे तो हमदर्दी होगी ना। ये सियासी कैदी की बात नहीं है। आपने अगर वो समझते हैं कि उनकी इमरान खान की वजह से उनको ये सीट मिली है, ये ओहदे मिले हैं पार्टी के अंदर या सूबों के अंदर, तो उनको भी एक किरदार अदा करना चाहिए। अवाम आज भी इमरान खान के लिए निकलने को भी तैयार है, मारे खाने को भी तैयार है। जिसको ये फस्तायत का नाम देकर डर जाते हैं, अवाम निकलने को तैयार है, लेकिन निकालेगा कौन? ये सलमान अकरम राजा निकालेगा, बैरिस्टर गौहर निकालेगा। ये तो आपस में इतना उलझे हुए हैं कि वो कहते हैं कि मैं ऐलान नहीं करूंगा। मुझे आज भी याद है कि अडयाला जेल के बाहर जब मुलाकातों का सिलसिला बंद हुआ तो आलिया हमजा की जानब से ये कहा गया कि हमें अडयाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाना चाहिए, और उन्होंने पंजाब के अंदर ये फैसला किया क्योंकि पंजाब के दूध में आता है। गिरफ्तार कर लिया, और ये अभी गिरफ्तारी तो बाद की बात हुई है। उस वक्त जो सलमान अकरम राजा है ना, उन्होंने कहा ना 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 हमने ये काम नहीं करना, वो हमारे ऊपर जो है वो केसेस बनाएंगे हमारे ऊपर। भाई जो सियासी जमातें होते हैं, जो सियासतदान होते हैं, वो आज तक इन केसेस को इनका सामना करते आए हैं। तो अब किस चीज़ का डर था? लेकिन जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं वो इनकी बस की बात नहीं है। ज़ाहिर है हुकूमत को
वो प्रेशराइज करना होता है। तो आपको कोई नजर आ रहा है चौधरी साहब पंजाब में, पाकिस्तान में कोई प्रेशर करते हुए? मुझे नजर हाँ, आ रहा एक है। चीज- पीटीआई सर, आपकी पीटीआई अपने हक के लिए बात करते हुए उनको ये लगता है कि कहीं हुकूमत ये ना समझे कि हम इंतशार फैला रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। देखें, जो हुकूमत होती है उसने हमेशा रोकना होता है, मुख्तलिफ इल्जामात लगाने होते हैं, लेकिन जो सियासी जमातें या अपोजिशन जमातें होती हैं उनका काम हमेशा से तहरीक चलाना रहा है और तहरीक के ऊपर डंडे भी बरसाए जाते रहे हैं, सारा कुछ होता रहा है। अगर ये इमरान खान के दौर में दूसरी सियासी जमातें उसमें थी, ऐसी ओपोजिशन तो सर लोग दुआएं मांग के लेते हैं और ऐसी ओपोजिशन हुकूमत को इसी तरह से मुफ्ते में मिल गई है ना। सगीर चौधरी साहब, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आतिफ भट्ट साहब ने भी अभी बात की है कि जो मौजूदा क़यादत जो बाहर है, जेलों से बाहर है, उनको तो अभी कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं करी। सो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के जो सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई, उनके साथ साथ पीटीआई के सेक्रेटरी हैं सलवान अकरम राजा, असद कैसर, सरदार लतीफ़ खोसा, उमर डार और हुकूक खल्क पार्टी के अमार जान ने लाहौर में मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये एहतजाज की जो कॉल है उन्होंने दिया कि अब ऐसा होने जा रहा है, मतलब बानी की रिहाई जो है अब हम करवा कर ही दम लेंगे। कुछ ऐसा होता नजर आ रहा है या सिर्फ बातें ही हैं? बहुत खूब, बहुत आला, बहुत आला, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि उधार का अपोजिशन लीडर जो है वो क्या तहरीक चलाएगा? बताएं मुझे। उधार से का लिया हुआ अपोजिशन लीडर भी कभी तहरीक चलाता है? भाई उस जमात का अपना जो लॉयल आदमी होता है, अगर वो अपोजिशन लीडर हो तो फिर बात आगे बनती है। उसने पार्टी के मुफाद को मद्देनज़र रखना होता है। भट्ट साहब ने अपनी बात में बड़ा अच्छा जो है वो एक जुमला कहा है कि ये जो अचकज़ई साहब है उनका कोई कुछ भी स्टेक पे नहीं है। ठीक बात है। तो अगर इनका स्टेक पे ही कुछ नहीं है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और लोगों को थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि हम पीटीआई की तरफ से हैं, अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। वो तो कोई भी कर सकता है, वो कोई इशू नहीं है। रोज़ाना सोशल मीडिया भरा होता है, लोग तनकीद भी करते हैं, अपनी बड़ी तजावीज़ भी दे रहे होते हैं। मकसद ये है कि भाई जो बानी पीटीआई है उसको 1000 दिन हो गया। 1000 दिन के बाद अब भी आपको खौफ है हुकूमत को? निकाल दें बाहर उसको भाई। आपने उसके खिलाफ सियासी केसेस ही बनाए हुए हैं ना, करप्शन के केसेस तो आप पे भी थे, इन्हीं अदालतों ने फिर आपको कर दिया। यही प्रोसिक्यूशन थी जो पहले इतने इतने बड़े केस लेके फाइलें और किताबें अदालत में पेश करती होती थी कि इसके खिलाफ ये है, ये हमने इकट्ठा कर लिया, हमने लंदन से लेके तो पता नहीं कहाँ कहाँ से सबूत ले आए हैं। फिर वही प्रोसिक्यूशन जो है वो जाके अदालत को ये गुजारिश करती है कि नहीं नहीं ये गलत हो गया था, हमने नहीं किया। तो इसी तरह प्रोसिक्यूशन जिसने इन पे केस बनाए हैं सेम पैटर्न वही इख्तियार कर लें। कोई बड़ी वही प्रोसिक्यूशन अगर जाके अदालत में कहे कि गलती से बन गया था केस, अगर मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ बने हुए केसेस पे प्रोसिक्यूशन वही जिसने केसेस बनाए हैं वो ये कहती है कि जी गलती से बन गए, गलती हो गई, सबूत कोई नहीं है, तो वही प्रोसिक्यूशन है ना, वही अदालतें हैं ना। वो प्रोसिक्यूशन अदालत में जाके कह दे कि ये गलती से बन गए थे, मिस्टेक हो गई थी, हमें कोई सबूत नहीं मिला, तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। अब हुकूमत की बददियानती है, बदनीयती समझ लें या खौफ समझ लें, जो उसको यहाँ तक ले आया है कि वो इमरान खान को जो है या बानी पीटीआई को इस खौफ से जो है बाहर निकालने की कोशिश नहीं कर रहे या डील नहीं कर रहे। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि उनसे कोई हमारी डील वील नहीं हो रही, लेकिन जब एहतजाज की काल सख्त होती है तो फिर कहते हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और फिर रात को वो दरवाज़ा खोल देते हैं उसका जेल का, फिर मखसूस लोग जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको मनाते हैं और मना के देखिए एक कन्विक्टेड आदमी है जेल के अंदर है, आप उससे जो मर्जी मनवा लें या बाहर आके आप जो मर्जी कह दें, उसने कोई अपनी स्टेटमेंट थोड़ी देनी है कि मैंने ऐसे नहीं कहा था। वो तो 12-15 दिन महीने बाद पता चलेगा ना कि असल कहानी थी क्या। तो नवाज शरीफ के पास शहबाज शरीफ था, मलिक अहमद खान था, जो जिन्होंने सारे मामलात को बड़े खुश असलूबी से जो है वो हैंडल किया। इमरान खान के पास बदकिस्मती से ऐसा कोई शख्स ही नहीं है कि जो उसको सियासी तौर पर देखें। आपकी बात दुरुस्त है, इमरान खान साहब जो हैं वो हैं तो पार्टी मौजूद है, ठीक है, और ये हमने 126 दिन के धरने में भी देखा और हमने माजी में भी देखा, हमने उनके दौरे हुकूमत में भी देखा। उन्होंने डल से डल आदमी को, जिसको बुजदार को जो जानता नहीं था उसको भी लाके उसने उससे भी वजारत आला करवा ली ना, लेकिन उसको भी वो कामयाब हो गया ना। इमरान खान वन मैन शो है,
अगर इमरान खान या बानी पीटीआई बाहर होता है तो उसको मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत ही नहीं होती। लोग उसके साथ वैसे अटैच होते हैं। महमूद खान, आप बहुत लाइट ले रहे हैं शायद महमूद खान। नहीं, लाइट नहीं ले रहा मैं जाग गए और वो ये कह रहे हैं कि अगर रास्ता रोका गया तो अवाम और फौज की लड़ाई में अवाम जीत जाती है, और ये एक सख्त किस्म का आकाशा देखें, ये भड़के हैं, ये भड़के हैं। प्लीज आप मेरी बात फॉलो करें। ये भड़के हैं। अचकज़ई साहब काबिल एहतराम है, बड़े ज़ीर सियासतदान है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे हकीकत रियलिटी मौजूद है। मैं उनकी कोई बदतरीफ़ी नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कभी उधार पे लिए गए अपोजिशन लीडर जो है वो पार्टी के लिए उस तरह कुर्बानी दे सकते हैं। आकाशा, आप बहुत तारीफ कर रही हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि जो इनकी पार्टी है महमूद खान अचकज़ई की, अगर उसका 100 कारकुन भी आपको किसी जलसे में, रैली में, एहतजाज में, मार्च में नजर आए तो मुझे बताना फिर। सर मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ और मुझे भी पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ एक तंज है जो इस तरह के ये बयानात दे देते हैं और उसके बाद जब ये कहते हैं कि इस मर्तबा हम बानी पीटीआई को बाहर निकालेंगे, यही वो लोग हैं। जब बानी की सेहत पे बात हुई थी तो उस वक्त इन्होंने आंख का मसला जो कहा था कि तो कोई मसला ही नहीं है। हालांकि हम देखे थे कि बैरिस्टर जो सफ्तर है उनकी जानिब से, जब सलमान सफ्तर साहब जब वो बाहर आते हैं तो वो बताते हैं कि बानी की आंख जो है 85% उनका जो आंख है खराब हो चुका है। लेकिन उसके बाद जब बैरिस्टर गौहर साहब ये बयान देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब जब बयान देते हैं तो उसके बाद ये हालात जो है वो ज्यादा खराब होते हैं। बहनें वहां बैठ के ये कह रही है कि बानी पीटीआई की आंख जो है अब एक आंख से उन्हें बिल्कुल नजर नहीं आता, और ये लोग वो हैं जिन पे बानी ने ट्रस्ट किया और बानी के मतलब फिर बानी के बारे में ऐसी बातें हॉस्पिटल क्यों लेके गया? अगर मसला नहीं था, अगर मसला कोई नहीं था तो रात की तारीकी में क्यों लेके जाते हैं उनको? इंजेक्शन क्यों लगाते हैं आंख में? चलें थोड़ा सा हट जाते हैं, इस टॉपिक से थोड़ा हट जाते हैं। डॉक्टर बशार साहब, इख्तियार वली साहब जो है आजकल बहुत ज्यादा बयान दे रहे हैं। एक और बयान जो है इस वक्त उनका सामने आया है कि पीटीआई जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर आ रहे थे वो बहुत बड़ी एक धांधली थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मतलब है कि जब आप तीर या शेर पर मोहर लगाएंगे तो वो मोहर उन पे नहीं लगेगी बल्कि बल्ले पे लग जाएगी। मतलब कुछ भी, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, अब ये अजीब सी बात है, पहले इंडिया में भी ये मशीन इस्तेमाल होती है। मशीन क्या होता है? एक आईपैड है, उसके ऊपर मुख्तलिफ सिम्बल्स बने हुए होते हैं, उसके ऊपर आपने क्लिक करना होता है जी। तो ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें ऐसी गलती हो जाए। ये तो खैर छोटी सी बात है। मैं वापस आता हूँ वो जो बात आपने की इससे पहले अचकज़ई साहब की। देखें, इमरान खान साहब ने अचकज़ई को क्यों बनाया था? इमरान खान साहब के बग़ैर वजह के उन्होंने एक दुश्मनी फ़ौज से बनाई हुई है जिसकी कोई बुनियादी वजह ही नहीं है। हंसते हैं लोग, अपोजिशन वाले तो बगलें बजाते हैं कि जो है ना हमारे ख़िलाफ़ तो ये बात ही नहीं करता, ये तो फ़ौज के साथ लड़ रहा है। ये फ़ौज के साथ लड़ना ऐसे है पाकिस्तान में जैसे आप दीवार के साथ टक्कर मार रहे हैं। दीवार के साथ जितनी टक्कर मारेगा अपना ही सर फटेगा, और फट रहा है। ये उसकी गलती 1000 दिन से अब अंदर बंद है। गलती फ़ौज के साथ क्या दुश्मनी है? सिर्फ ये दुश्मनी है कि जो फ़ौज के उस वक्त के जो आजकल सरबराह हैं उन्होंने जो है किसी की करप्शन हाईलाइट की थी जिसकी डिटेल्स इकोनॉमिस्ट में आ चुकी हैं। आप पाकिस्तान के मीडिया को छोड़ दें, इकोनॉमिस्ट ने 6 महीने उसके ऊपर रिसर्च की है, और अगर आप समझते हैं कि वो रिसर्च गलत है तो आप जाएं यूके में उनके खिलाफ मुकदमा करें, आप मिलियंस ऑफ पाउंड्स जीतेंगे। तो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। तो आपकी सिर्फ दुश्मनी की वजह फ़ौज के साथ और फ़ौज के अफसरान के साथ ये है कि उन्होंने आपके एक ख़ास पर्सन की करप्शन जो है वो हाईलाइट की थी। तो आप उसको भूल जाएं। अगर आपने सियासत में वापस आना है, आप जो है सियासत करें। आपकी जो आपने सियासत करनी है वो अपोजिशन के खिलाफ करें, अपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ करें, पॉलिटिशियंस के खिलाफ करें, हुकूमत के खिलाफ करें, हुकूमत के खिलाफ करें। आप एक शेडो कैबिनेट बनाएं। बिल्कुल है। देखिए ना, इंग्लैंड, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि मैं जब इंग्लैंड में रहता था वहाँ हमने देखा है एक शेडो कैबिनेट बनती है, शेडो मिनिस्टर बनता है हर फील्ड का। अब यहाँ पर आप बताएं कि जब महंगाई होती है या आप जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है, डीजल की कीमत बढ़ाई गई है, और कोई गलत काम करती है हुकूमत, उसको रोकने के लिए इनके पास शेडो मिनिस्टर होना चाहिए जो कि फौरी तौर पर उस मसले को उठाए पार्लियामेंट में। इनको सिवाय इसके कि फौज से लड़ाई करने के, अभी अचकज़ई का बयान भी आप देखें ना कि फौज जो है वो नहीं आएगी खिलाफ। तो भाई तुम फौज को क्या समझते हो? पुलिस समझा हुआ है उसको क्या समझा हुआ है? लोकल पुलिस समझा हुआ है कि वो तुम्हारे खिलाफ आएगी, फौज क्यों आएगी? चले सर, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। किरण, एक शॉर्ट आंसर इस पे आपका मैं चाहूंगी कि राना सनाउल्लाह जो है वो एक इशारा दे रहे हैं कि वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी विफाक की बात सुन रहे हैं, जिसकी वजह से पीटीआई के कुछ लोग जो है उन्हें हटाना चाह रहे हैं। कुछ ऐसा है। हालांकि हम देख रहे हैं कि बैरिस्टर गौर भी बहुत ज़्यादा तारीफ जो है वो कर रहे हैं इस वक्त केपी के जो सीएम है उनकी।
आकाशा, मैं इस बयान को बयान से ज़्यादा आप समझें कि फ़ायदा उठाना जो है वो समझ रही हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो राना सनाउल्लाह ने नहीं सिर्फ कल जो है ख्वाजा आसिफ ने भी एक बयान दिया था और आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी दिया, जबकि बैरिस्टर गौहर ने ये कहा है कि जो हमारे वज़ीर आला हैं ऐसा कुछ भी नहीं, उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है और सारी कुछ है। और वज़ीर आला ने खुद भी कहा है कि अगर एक भी हमारे ऊपर करप्शन साबित हो जाती है तो मैं खुद रिज़ाइन दे दूंगा। तो देखिए, जब आपकी पार्टी मुत्तहिद नहीं होती, इस तरह के मामलात जो हैं आप अपने पब्लिकली आके लोगों को खुद बताते हैं, तो फिर क्या होता है कि फिर अपोजिशन भी और फिर जो आपकी हुकूमत होती है जिसके खिलाफ हैं आप, वो डेफिनेटली आपके उस चीज़ का सियासी फ़ायदा उठाती है। तो इस वक्त हमें PMLN और हुकूमत उसी चीज़ का फ़ायदा उठाती हुई दिखाई दे रही है। और वफाक की जहाँ तक बात करें, देखिए कुछ इशूज़ पे तो वैसे भी आपको वफाक की बात मानना पड़ती है। सिक्योरिटी जैसे जो चीज़ें हैं, प्लान्स हैं, एक्शंस हैं, उसके ऊपर तो आप उनकी इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें हैं, उसके लिए आप जब इजलास होता है उसमें आपको आना पड़ता है, तो उसको बयान अगर बना के अगर आप इस तरह के बयान दे रहे हैं तो ये भी आपको खुद भी पता चल जाता है कि कौन सियासी बयान दे रहा है। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है और ये एक प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि जैसे वज़ीर आला के खिलाफ पूरी एक मुहिम चलाई जा रही है और उसके विक्टिम बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसकी गलती भी अपनी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खुद ही है, क्योंकि वो खुद लोगों को मौका दे रही है इस तरह के बयानात देने की, इस तरह की जो पूरा एजेंडा है वो चलाने की, मुहिम चलाने की, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर रहे। जब नहीं करते तो इस तरह की सिचुएशन। एक ज़िमनी जवाब मैं यहाँ पर दूंगा कि जो इससे पहले वज़ीर आला थे अली अमीन गंडापुर, उन्होंने 40 अफराद पर मुश्तमिल अपनी डिजिटल टीम बनाई हुई थी जो ये सारी चीज़ों को डील करती थी। अब सुहेल अफरीदी जो हैं उनको भी किसी ने ब्रीफिंग दी है कि आपकी भी इस तरह सोशल मीडिया टीम होनी चाहिए जो फौरी तौर पर आपकी चीज़ों को ऐसे हाईलाइट करे, डिजिटल मीडिया पर वो जो है इसको करे। और अब इसी हवाले से उन्होंने जो पेशावर के कुछ लोगों से मुलाकात की है, इस हवाले से तजावीज़ ली हैं और जो सुहेल अफरीदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा है इसका सोशल मीडिया पर, उसको काउंटर करने के लिए अब वो भी अपनी टीम बनाने जा रहे हैं अली अमीन गंडापुर की तर्ज पर। चलें ये भी देख लेते हैं कि आगे चल के इस पे क्या होगा। हम नाज़रीन पेट्रोल का दे रहे, पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं, डीजल की हो गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ किन चीज़ों पे, अशय खुरनोश पे जो असर पड़ा है, जो अशय ज़रूरिया पे उसका असर पड़ा है, उस पर बात होगी। यहाँ पे वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, हम हमेशा प्रोग्राम में ही बात करते रहे कि पेट्रोल की कीमतें जो है वो अगर बढ़ गई हैं तो उससे और जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें किस हद तक बढ़ जाएंगी वो तो हम सब ने देख लिया। ट्रांसपोर्ट के किराए में हम देख रहे हैं कि 30% इजाफा हो चुका है, सब्जियों की कीमतों में 40% तक इजाफा जो है वो भी रिकॉर्ड किया गया है। और फिर सवाल वहीं पे आ जाता है कि जब आलमी मार्केट में कुछ अशिया सस्ती हो रही हैं तो फिर उसका असर जो है पाकिस्तान में क्यों नहीं पड़ा, मतलब पाकिस्तान में वो कीमतें जो है वो नीचे क्यों नहीं आ रही। चले हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें अगर आलमी सतह पर बढ़ गई हैं तो आपने यहाँ पे बढ़ा दी हैं, और जो चीज़ें जिनके रेट्स कम हुए वो फिर कम क्यों नहीं हो रही हैं, क्या कहेंगे इस पर डॉक्टर बशारत साहब? देखें, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे पास क्योंकि स्टोरेज की गुंजाइश नहीं है, इसलिए हमें जो है फौरी तौर पे पास ऑन करना पड़ता है जो भी बाहर जो भी तेल की कीमत बढ़ती है, चाहे वो डीजल की है या पेट्रोल की है। अब इंडिया में आप उनके पास 3 महीने की स्टोरेज है, इस तरह और मुल्कों के पास अपनी 3-3 महीने 6-6 महीने तक की स्टोरेज है। तो वो ये होता है कि बर्दाश्त करते हैं और वो पास ऑन एकदम नहीं करते क्योंकि उनके पास ऑलरेडी मौजूद होता है ज़ख़ीरा। पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ी गलती है, इनको अपने स्ट्रेटिजिकली ये फ़ैसला करना चाहिए कि स्टोरेज को बढ़ाएं, और अब इन्होंने किया है फ़ैसला, अभी बढ़ाएंगे तो सिर्फ हमारे पास 24 से 26 दिन के फ्यूल की गुंजाइश होती है स्टोर करने की, जिसकी वजह से ये होता है कि जैसी बाहर कीमत बढ़ती है तो इनको फ़ौरन बढ़ानी पड़ती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि IMF इनको मजबूर करता है कि लेवी आप बढ़ाएं। अब लेवी का भी बढ़ा दी गई है। अब अगर ये थोड़ा सा आवाम का ख्याल करें, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने पहले किया था, एकदम उन्होंने बहुत ज़्यादा डीज़ल की कीमत कम की थी, जिसके डीज़ल की कीमत जब बढ़ती है तो क्योंकि कराची से सारा सामान जो है बाकी मुल्क में आता है, वहाँ से पोर्ट पर आता है, पोर्ट से फिर पूरे पाकिस्तान में आता है, या जो वहाँ पे कारखानों में बनता है या लाहौर में बाकी शहरों में बनता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू डीज़ल ट्रक्स पूरे मुल्क में। अब जब आप डीज़ल की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं जो इन्होंने पहले बढ़ाई थी, तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। उसके बाद आपकी बसें भी डीज़ल पर चलती हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो कीमतें बढ़ा देते हैं। लोगों ने एक शहर से दूसरे शहर में जाना होता है, वो कीमतें बढ़ जाती हैं, शहर के अंदर ट्रैवल बहुत महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से हर चीज़ की कीमत बढ़ाई जाती है। फिर जो हमारा ताजिर है
वो अगर हुकूमत 100 रुपये किसी चीज़ की कीमत बढ़ाती है तेल की, तो वो हर चीज़ की कीमत जो है बजाय इसके उस तनासब से बढ़ाए वो उसको और 2-3 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह यह है कि हमारी जो इंतज़ामिया है जिसका काम है कि वो कंट्रोल करे प्राइसेस को, वो बिल्कुल नाकाम होती है या वो मिल जाती है उनके साथ और मिलकर ये जो है आवाम को नुकसान पहुँचता है। तो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल बहुत बुरी है। कल जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं उसके मुताबिक महंगाई जो है वो डबल फिगर से इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा महंगाई आगे होने जा रही है। स्टेट बैंक ने भी 1 पॉइंट का इजाफा कर दिया है इंटरेस्ट रेट में और इसी तरीके से आगे शायद इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो हालात ठीक नहीं हैं। अब ये जंग जो है फ़ौरन ख़त्म होनी चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान को जो है इजाज़त मिलनी चाहिए अमेरिका की तरफ तो ये भी है ना कि पाइपलाइन जिन मुल्कों में साथ जंग है वहाँ के हालात इतने खराब नहीं है जितने पाकिस्तान के खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतने कर्जे नहीं लिए गए हैं जो कि इन 4 सालों में लिए गए हैं। सगीर चौधरी साहब, कर्ज लेकर आवाम को सब्सिडी नहीं देनी, लेकिन कर्ज लेकर अपनी जो अयाशियां वो पूरी रखनी है, उसमें ज़रा भी हम लोग कमी नहीं आने देंगे। क्या कहेंगे इस पर? कर्ज मकाओ मुहिम चलाओ कि किस तरह की मुहिम चली थी, लोगों ने अपने जेवरात भी बेचे थे। बिल्कुल मुझे याद है नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुई थी। वो कहाँ गई, कितने पैसे इकट्ठे हुए, वो कर्ज कितना उतरा, कोई पता नहीं। फिर डैम फंड आ गया, डैम बचाओ जी, डैम फंड बनाने हैं। तो साकिब निसार साहब ने डैम जो है कहा कि मैं कुर्सी डाल के उधर बैठ जाया करूँगा तो मैं डैम खुद अपनी निगरानी में बनाऊंगा। वो डैम किधर गया वो भी नहीं पता। साकिब साहब किधर गए और बिजली क्या कहाँ गई, कितनी प्रोडक्शन है, वही IPPs हैं, वही तमाशा है। मतलब ये मुल्क में एक तमाशा है बेसिक। अच्छा, अब महंगाई है और बिशारत साहब ने एक बात की थी तो मैं उसका एक थोड़ा सा करता हूँ कि स्टोरेज ना बढ़ाना। स्टोरेज क्यों नहीं बढ़ रही? स्टोरेज बढ़ सकती है, ये वारदात है। अगर स्टोरेज आपके पास ज़्यादा हो जाएगी तो आप हर हफ्ते जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कैसे बढ़ाएंगे? भाई आपने तो पहले सस्ते दामों 3 महीने का वो पेट्रोल खरीदा हुआ होगा तो आपको तो उसी रेट पे लोगों को देना पड़ जाएगा। तो आपके खांचे जो हैं, बरीक वारदातें हैं, लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, माफियों को फ़ायदा पहुँचाना, वो कहाँ से पहुँचेगा? ये इस वजह से स्टोरेज नहीं हो रही। नहीं तो क्या पाकिस्तान के पास कमी है किसी चीज़ की? कोई जगह की कमी है या कोई हमने जगह किससे खरीदनी है? कितनी सरकारी जगह हर चीज़ पड़ी हुई है, लेकिन आप नीयत आपकी ठीक नहीं है। नीयत। अच्छा, दूसरी चीज़ में मुझे 1 मिनट दे दें, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो लेवी का तबर्रक है ना जी, जो शुरू हुआ था ये पेट्रोलियम प्रोडक्शन आर्डिनेंस 2001 में शुरू हुआ था गालबन। तो उस पर ये गवर्नमेंट को राइट मिल गया था इस आर्डिनेंस के तहत, कानूनी शक्ल मिल गई कि आप थोड़ी सी लेवी बढ़ा दिया करें चूँकि रेवेन्यू जनरेट होना होता है। तो फिर हमारे पास IMM साहब तशरीफ़ ले आए तो उन्होंने कहा अच्छा ये ठीक है, तो इसमें अब हम आपको कहते हैं कि आप इसको बढ़ाएं। 2013 में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ, ठीक है। उसके बाद जो दादोशुमार निकाले हैं मैंने, 2018 से 2024 के दौरान ये पेट्रोलियम लेवी जो है इसमें 50 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हुआ। क्योंकि ये भी एक वारदात के लिए हमने ऑर्डिनेंस लेके आए थे कि इससे वारदात हो सकती है, लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है और ये नॉन टैक्स एक बेसिकली है चीज़। और इसकी वजह से इतने लोग परेशान हैं, इतने लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से, कोई समझ नहीं आ रही। लेवी 50% आप लोगों से सर्वे कर लें आकाशा, किसी को पता नहीं होगा कि लेवी बुला किस चीज का नाम है। चलें सर, बहुत शुक्रिया। किरण, आपकी तरफ आना चाहूंगी। किरण, जिस तरीके से हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अशया ज़रूरिया की बहुत ज़्यादा कीमतें जो है बढ़ गई। हम देख रहे हैं गंदम और आटे की कीमत में कुछ थोड़ी सी कमी जो है वो हमारे सामने आई है। टमाटर की कीमत में 57% इजाफा हुआ है, सब्जियों की कीमतें 40% बढ़ गई हैं, अंडे, प्याज, आलू, मतलब हर चीज़ ही महंगी है। हर वो चीज़ जो आपके किचन में इस्तेमाल हो रही है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई। एक आम आदमी जो है हम उसकी बात तो कर ही नहीं रही है, हम सिर्फ ये बात करते हैं कि महंगाई जो है वो सबके लिए है। क्या कहेंगे इस पर? आकाश, जैसे आपने कहा कि महंगाई तो सबके लिए है, डेफिनेटली ना सिर्फ अमीर के लिए बल्कि गरीब के लिए भी उतनी ही ज़्यादा है। अगर जहाँ पे एग्जांपल दूँ, एक जो टैक्सी ड्राइवर है, जो रिक्शा ड्राइवर है, अगर वो 5 लीटर भी पेट्रोल डलवाता है तो उसके ऊपर 750 जो है वो टैक्स दे देता है। वो टैक्स किस खाते में जा रहा है, कहाँ, उसके आउटकम्स क्या आ रहे हैं, आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और उसके बदले में आपको जो एक बेसिक नीड है, आटा, रोटी, चावल, दाल, उसके ऊपर भी आपकी महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आम आदमी 2 वक्त का खाना भी आराम से नहीं खा सकता। तो अब गरीब जो है वो कहाँ जाए? मतलब आप उसकी इनकम नहीं बढ़ा रहे, कहीं से उसका जो इनकम सोर्स है वो नहीं बढ़ रहा, लेकिन जो टैक्सेस हैं वो बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं। अगर एक फैमिली में 5 मेंबर्स भी हैं तो आप देखिए उसमें अगर सिर्फ 1 पर्सन भी कमाने वाला है, 1 लाख भी अगर उसकी इनकम है, तब भी आपके जो खर्चे हैं वो किसी सूरत पूरे नहीं हो सकते। हुकूमत बना के गरीब घर का बजट बना के बता दे, अगर 25 जो है वो 30,000 पे आपकी ग्रोसरी हो रही है, आपका 25,000 से 30,000 रेंट आ रहा है, बाकी आप
आपके ट्रांसपोर्ट में आने जाने के खर्चे हैं, तो एक गरीब आदमी का तो बच्चा पढ़ लिख भी नहीं सकता, तो ये सारे खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? तो ये चीज़ हुकूमत इसके ऊपर हमें जवाब देने को तैयार नहीं है। जो सारी प्रोग्राम आपका पॉइंट किरण हम समझ चुके हैं, और जिस तरीके से आपने एक गरीब आदमी की बात किया बहुत अच्छा लगा। आतिफ भट्ट साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। किरण ने इस वक्त जो बजट हमारे सामने पेश किया है वो 1 लाख वाला वो बंदा है जिसको 1 लाख जिसकी सैलरी सो किया है। मैं 32,000 वाले मजदूर की बात कर लेती हूँ कि जिस एक मजदूर की जो तनख्वाह है जो शायद उसको 32,000 भी नहीं मिलती है, उसके घर का किचन कैसे चलता होगा, उसके बच्चे कैसे स्कूल जाते होंगे, और वो इस वक्त किन हालात में है? आकाश, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फार्मर है क्या उसकी तरफ से महंगाई है? फार्मर को तो इसका एवज कुछ भी नहीं मिल रहा। वहां से सस्ते दामों चीज खरीदते हैं, मिडल मैन जो है वो दरमियान में अयाशी करते हैं, कमाई करते हैं, और यहाँ पर आकर जब मंडी में कोई चीज़ खरीदो फरोख्त होती है तो सारी कमाई तो उधर चली जाती है। बल्कि बाज़ तो कहते हैं कि ये इसमें जो है ना आला अफसरान का भी हिस्सा होता है, और ये महंगाई को कंट्रोल इसलिए नहीं किया जाता, वगरना जिस रेट से फार्मर से चीज़ ली जाती है अगर उसको पास ऑन किया जाए एक मुनासिब मुनाफे के साथ तो फिर तो मुमकिन है कि महंगाई में कमी। लेकिन चूंकि महंगाई में कोई कमी करना नहीं चाहता, यहाँ पर कुछ दिन पहले पेट्रोल की जब कीमत बढ़ी 50 रुपये से ज़ायद, तो हमारे कैमरामैन ने उससे सवाल कर रहा था किसी शख्स से, उसने कहा कि यार 50 रुपये कीमत बढ़ गई। उसने कहा कि आप ये सवाल मुझसे ना करें, उस गरीब आदमी से जाकर पूछें, अगर यहाँ पर 300 के बजाय 500 रुपये भी कीमत हो जाएगी ना पेट्रोल की फी लीटर तो मैं तो अदा कर लूँगा, लेकिन गरीब का सत्यानाश जो ये हुकूमत कर रही है उनसे जाकर उनका हाल अहवाल पूछें। आप 32,000 की बात करिए, 32,000 में तो घर में 37,000 हुकूमत की तरफ से 37,000 भी हो जाए, 40,000 भी हो जाए, फिर भी गुजारा नहीं है सर। फिर भी इसमें सिर्फ आप सब्जी वगैरह खरीदने जाएंगी मार्केट में तो आपको पता चल जाएगा कि 200-300 रुपए से कम फी किलो सब्जी जो है वो मिलती नहीं है, और एक दिन में का जो घर का सिर्फ खाने का बजट है पता चले वही 2,000 रुपये तक है। बाकी जो अखराजात है तालीम के, सेहत के, वो उनके पास होते नहीं हैं, और वो घर में बैठे बैठे बीमारी के साथ वो बगैर दवाई के लड़ रहे होते हैं। अब हुकूमत जो है यहाँ पर चाहे तो आवाम को रिलीफ दे सकती है, लेकिन वो देना उनका मिशन ही नहीं है, बल्कि किसी हुकूमत का नहीं है। अभी भी 153 रुपये टैक्सेस लिए जा रहे हैं। अगर ये खाली 53 रुपये टैक्स लें 100 रुपये कमी की जा सकती है पेट्रोल में, लेकिन इन्होंने करनी नहीं है क्योंकि इनके यशियाँ कौन कहाँ से पूरी होंगी? सर कौन पूछेगा? आपने भी बात कर दी, कौन पूछेगा इनके याशों के बारे में? जब ये बात करते हैं कि हम कर्जे ले रहे हैं, वो कर्जे इस वजह से नहीं ले रहे हैं कि हम लोग सब्सिडी दें आवाम को, बल्कि वो कर्जे इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि हमारी याशा जो है पूरी हो सकें। हम कफायतशारी का दर्ज तो देते हैं, कफायतशारी की बातें तो करते हैं, लेकिन आवाम के लिए वो सिर्फ एक आम आदमी के लिए, वो सिर्फ हर पाकिस्तानी के लिए, हमारे लिए नहीं है, यानी हुकूमत के लिए नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। किरण खान, सगीर चौधरी, डॉक्टर बशार और आतिफ भट्ट, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ अपने मेजबान आकाश यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।